नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग MTS 2023 जो कि 2 मई 2023 को हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बन गया 2 दिसंबर 2002 को, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत 2002 में हुआ था, वो 21A में इस शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। उसके बाद में देखते हैं कानून के समक्ष समता का अधिकार। तो ये कानून के समक्ष समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। उसके बाद में उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। तो ये हमने चारों इस ऑप्शन को देखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक तो केरल राज्य का है जिसका लिंगानुपात 1084 है। और उसके बाद में सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम हरियाणा राज्य का है जिसका लिंगानुपात मात्र 877 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या है। तो FRBM अधिनियम जो है वो 2003 में लागू किया गया था। तो इसका FRBM का फुल फॉर्म होता है फिस्कल, उसके बाद में R से हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड B से बजट, और M से हो जाता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे F का मतलब फिस्कल हो जाएगा, और उसके बाद में R का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में B का मतलब हो जाएगा बजट, और M का मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट। तो यह आप ध्यान रखेंगे, किसी अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जाम में आपसे RBM इसमें से किसी एक से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गैल्वेनीकरण जो होता है वो, जिसको हिंदी में यसद लेपन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक जस्ता जिसे जिंक कहते हैं जिसका सिंबल Zn होता है, इसकी परत लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, जिसमें पहला था चांदी का टका और तांबे का जीतल था, किसने चलवाया था। तो ये चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। जो इल्तुतमिश कौन था, गुलाम वंश का ये एक शासक था, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। तो वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों खेल जो दिए हैं इनसे जो भी इम्पोर्टेंट कप है उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो शतरंज के बारे में देखते हैं तो VV शास्त्री ट्रॉफी, उसके बाद में नायडू ट्रॉफी, उसके बाद में खेतान ट्रॉफी, फिर दुबई कप। ये कुछ प्रमुख कप हैं जो शतरंज से संबंधित है। क्या क्या हमने बोला, एक तो VV शास्त्री ट्रॉफी, उसके बाद में नायडू ट्रॉफी, उसके बाद में खेतान ट्रॉफी, उसके बाद में दुबई कप। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कप हैं जो कि शतरंज के खेल में दिए जाते हैं।
उसके बाद में हॉकी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कप देख लेते हैं। तो हॉकी में बॉम्बे गोल्ड कप ये है, फिर आगा खां कप, फिर उसके बाद में नेहरू कप इसमें भी दिया जाता है, और फिर रंगा स्वामी कप ये भी हॉकी में दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ थी। उसके बाद में फुटबॉल से देख लेते हैं। तो फुटबॉल में एक तो फीफा वर्ल्ड कप होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो अभी हाल ही में 2023 में जो हुआ था, उसमें अर्जेंटीना की टीम ने इसको फ्रांस को पराजित करके वर्ल्ड कप जीता था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फुटबॉल से और भी संबंधित कप है, जिसमें है डूरंड कप, मर्डेका कप, उसके बाद में रोवर्स कप, उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, उसके बाद में DCM कप। ये कुछ इम्पोर्टेंट कप है जो फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो ये जो विटामिन ए है ये हमारी त्वचा और आँखों को हेल्दी रखने में सहायता करता है, और विटामिन ए गाजर और उस हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हमें मिलती है। उसके बाद में विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल। उसी तरीके से विटामिन सी का रासायनिक नाम देखें तो इसका हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम। उसके बाद विटामिन डी का तो ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। अब यहाँ पे जोवियन ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो जोवियन ग्रह जो होता है उसे गैसीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इसमें 4 ग्रह आते हैं जो कि है बृहस्पति है। उसके बाद में शनि आ जाता है, यहाँ पे बृहस्पति, शनि, उसके बाद में नेपच्यून, और एक आ जाता है यूरेनस यानी कि वरुण और अरुण। तो जोवियन ग्रह जिसे बाह्य ग्रह कहते हैं उसमें कौन कौन आ जाता है, बृहस्पति, उसके बाद में शनि, अरुण और एक वरुण, ये चारों गैस जोवियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह आ जाता है। तो यहाँ पे जो बुध दिख रहा है ये जोवियन ग्रह नहीं है, ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है, तो एक तो बुध आता है, फिर शुक्र आ जाता है, उसके बाद में पृथ्वी आ जाता है, और उसके बाद में मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह में आते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है भारत का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है गुजरात, ये कपास में अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कपास के उत्पादन में नवंबर 2022 तक के डेटा के अनुसार गुजरात राज्य कपास के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की योजना है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा किस वर्ष तक जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का योजना है। तो ये 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। वहीं भारत सरकार के द्वारा देखें तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने अपना लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय जब एग्जाम हुआ था। तो ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस जो हैं इन्होंने 44 दिनों के बाद में अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और राजनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीन नगर निगमों को एकीकृत यानी कि एक करने का यहाँ पे कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पे नई दिल्ली की साक्षरता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 88.01% नई दिल्ली का साक्षरता हो जाएगा। और वहीं भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य देखें तो वो सबसे अधिक केरल राज्य का है, और सबसे कम देखा जाए तो वो सबसे कम बिहार राज्य का साक्षरता दर है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो पहली बार एक महिला ने की थी, वो कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि किसी महिला द्वारा अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला बनी थी। अब हम कांग्रेस के बारे में अगर देखें तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक सभा बुलाई गई थी, और उस सभा में इस कांग्रेस की नींव रखी गई थी। उस समय के जो वायसराय थे वो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन उस समय हमारे देश के वायसराय थे। और इस कांग्रेस की स्थापना के समय जो ये बैठक हुई थी, यह स्थापना जो किया था वो कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और वहीं अगर देखें पहली बैठक जब हुई थी तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो पहली महिला पूछा गया है। तो ये पहली महिला एनी बेसेंट थी, जो कि भारत की तो नहीं थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन और किस अधिवेशन में कब अध्यक्षता की थी, तो उसका हो जाएगा सही आंसर ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू के द्वारा ये अध्यक्षता करी गई थी। सरोजनी नायडू जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये सरोजनी नायडू पहली महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। वो राज्यपाल किस राज्य की बनी थी, तो वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो इतना बात आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हमारे देश में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि अलग अलग राज्यों से संबंध रखते हैं। तो उसमें पहला अगर देखें तो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु से हो गया। उसके बाद में मोहिनी अट्टम का ध्यान रखेंगे कि केरल राज्य से उसका संबंध है। उसके बाद में सत्रिया का ध्यान रखेंगे, ये असम से संबंधित डांस है। उसके बाद में कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित ये क्लासिकल डांस है। उसके बाद में कथक, एक होता है कथक और एक होता है कथकली। तो कथक जो है उत्तर भारत से या फिर उत्तर प्रदेश से आप संबंध रखती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये कथकली जो है ये केरल राज्य से संबंध रखता है। तो कथकली और उसके बाद में मोहिनी अट्टम 2 हो जाएंगे केरल से, तमिलनाडु से हो जाएंगे भरतनाट्यम, सत्रिया हो जाएगा असम से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, मणिपुर से। तो ये 8 जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य थे वो मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत पैरा शूटिंग के लिए अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा एक पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है, उनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अब हम ये जो ऑप्शन है इसमें 4 खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं, इनका नाम देखते हैं किस खेल से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं प्रमोद भगत, तो ये पैरा बैडमिंटन से हैं। ये क्या है? पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत। उसके बाद में कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन से ही संबंध रखते हैं। और सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं। तो ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं। तो इतना सारा बात आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुनों में यूज किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि साबुन में ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसरॉल। उसके बाद में यहाँ पे एक दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में गैलेना। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो गैलेना है ये सीसा जिसका ये संकेत होता है Pb, जिसको लेड कहते हैं, उसका ये अयस्क होता है गैलेना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि गैलेना किसका अयस्क है, तो वो हो जाता है सीसा का अयस्क है, जिसे लेड कहते हैं और इसका सिंबल होता है Pb। उसके बाद में फ्रियोन एक दिया हुआ है। तो फ्रियोन का यूज सामान्यतः रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है और ये मतलब ठंडी हवा के लिए इस फ्रियोन का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए एक उत्तरदायी ये मतलब क्या है कि तत्व है, जो गैस है फ्रियोन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो हम सब जानते हैं कि विंग्स ऑफ फायर जो है वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये 3 और बुक का नाम दिया गया है, देख लेते हैं इनके राइटर कौन है। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये बुक लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये 1935-36 के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा लिखा था। उसके बाद में द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया, ये एक उनका आत्मकथा है। ये भी ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह के द्वारा, जिनका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। वो एक एथलीट थे। उसके बाद में लिखा है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये पुस्तक है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। इस पुस्तक के जो लेखक है वो है नटवर सिंह, वहीं जो हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस के जब शासन था तो उस समय नटवर सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने अपना ये एक बुक लिखा था वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो इस तरीके से हमने इस चारों बुक के लेखक के बारे में देख लिया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। तो यहाँ पे फसल कटाई उत्सव नोंगक्रक जो है ये उत्सव जो है मेघालय राज्य से संबंधित है, जो फसल कटाई के समय में मनाया जाता है। उसके बाद में ये जो तीनों फेस्टिवल दिया गया है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। चापचर कूट महोत्सव जो है ये मिजोरम से संबंधित है। चापचर कूट किससे संबंधित है? मिजोरम से। और ये हॉर्नबिल किससे है? नागालैंड से। हॉर्नबिल नागालैंड से। उसके बाद में एक सनबर्न उत्सव जो है, ये सनबर्न उत्सव गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा में 3 दिसंबर के दिन में ये मनाया जाता है। गोवा वाले बीच पे जो ना ये मनाया जाता है सनबर्न उत्सव। तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। तो अभी हमने नृत्य शैली के बारे में देखा था, तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है
किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण मिला था? अब ये बड़ा ही पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1998 में पद्म भूषण किनको मिला था? तो कुचिपुड़ी के जो वो कोच थे, जो गुरु थे, उनको ये पद्म भूषण पुरस्कार गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इनको मिला था। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि तीसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। पहला होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण। तो ये तीसरे नंबर का जो सिविलियन अवार्ड है वो 1998 में कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय संगीत नृत्य है, उनके जो गुरु हैं गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% जो है भारत का जितना क्षेत्रफल है वो कुल मतलब कि भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आरंभिक विकास को के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जब मनुष्य का विकास हो रहा था, आरंभिक विकास हो रहा था, उस समय के प्रागैतिहासिक काल को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं पूरा पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित रवि कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध जो था संतूर से था। वो संतूर के मतलब ये एक प्रसिद्ध एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो ये ध्यान रखेंगे कि पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध संतूर से था, संतूर वादक थे वो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में स्वराज पार्टी का जो ये हुआ था, गठन हुआ था, ये 1922 में ना होकर के बल्कि 1922 में मतलब इसकी चर्चा होने लगी थी कि हाँ स्वराज पार्टी बनाया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से 1 जनवरी 1923 को CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मिल करके इन दोनों के द्वारा मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया गया। लेकिन स्वराज पार्टी का गठन जब हुआ तो उस समय अध्यक्ष जो थे ये चित्तरंजन दास हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि पडक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो ये जो जैन मंदिर है, पडक्कल का जैन मंदिर, ये कर्नाटक राज्य में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। और याद रखेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है वो माना जाता है कि दंती दुर्ग थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। उसके बाद में देखते हैं चालुक्य वंश के संस्थापक। तो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट जो हैं ये चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। और इस तरीके से होयसल वंश के संस्थापक अगर देखें तो होयसल वंश के संस्थापक नृपकाम सेकेंड को माना जाता है कि होयसल वंश के संस्थापक थे। और वहीं चोल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो ये विजयालय जो थे ये चोल वंश के संस्थापक थे। विजयालय ने चोल वंश का स्थापना किया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। तो अब हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से चारों वंश के संस्थापक का नाम आपको बता दिया और इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। तो ये 25 क्वेश्चन थे MTS 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मई का सेकेंड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।